गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र सहमति में जो किस किस से प्रभावित, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, लेकिन उस डेफिनेशन को मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि स्वतंत्र सहमति कहते किसे हैं। सहमति धारा 14 के अनुसार, अनुबंध अधिनियम की धारा 14 के अनुसार सहमति उस समय स्वतंत्र कही जाएगी जबकि वह निम्नलिखित में से किसी से प्रभावित होकर ना दी गई हो। तो किससे प्रभावित होकर नहीं दी गई हो? पहले तो है उत्पीड़न, कोerशन, दूसरा है अनुचित प्रभाव, तीसरा कपट या धोखा, फिर है मिथ्या वर्णन, फिर है गलती अथवा त्रुटि। देखिए, मैं आगे इसलिए स्पीड से बता रही हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो अभी हम ले रहे हैं कि उत्पीड़न किसे कहते हैं, क्या होता है उत्पीड़न। धारा 15 में इसके बारे में बताया गया है। उत्पीड़न से अभिप्राय कोई ऐसा कार्य करने अथवा उसे करने की धमकी देने से है जो भारतीय दंड विधान या संहिता, इंडियन पेनल कोड द्वारा वर्जित है। अनुबंध अधिनियम की धारा 15 के अनुसार ठहराव तब उत्पीड़न द्वारा हुआ माना जाता है जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव करने हेतु विवश करने के लिए निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है। किसमें से कौन कौन से वो कार्य हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कौन से कार्य हैं वो? ऐसा कार्य करता है अथवा करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित हो, और दूसरा किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए उसकी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना अथवा रोकने की धमकी देना। इस संबंध में यह महत्वहीन है कि जहाँ पर उत्पीड़न हुआ वहाँ पर भारतीय दंड विधान लागू था या नहीं था। ठीक है, ये दो चीजें मुख्य हैं कि पहला तो है कि ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो इंडियन पेनल कोड द्वारा वर्जित है, और दूसरा कि किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए उसकी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना या धमकी देना। ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ये उत्पीड़न ही मानी जाती है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जहाँ पर उत्पीड़न हुआ, उत्पीड़न तो हो गया, दोनों चीजें हो गई जो उत्पीड़न की श्रेणी में आती है, लेकिन जहाँ पर हुआ है उत्पीड़न या कोerशन तो वहाँ पर इंडियन पेनल कोड लागू होता है, भारतीय दंड विधान लागू होता है या नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कोerशन उत्पीड़न तो उत्पीड़न ही रहेगा। नेक्स्ट है कि उत्पीड़न के तत्व कौन कौन से होते हैं, आवश्यक लक्षण कौन कौन से होते हैं, आप कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। देखिए, वो तो धारा 15 का मैंने आपको बताया था कि क्या क्या दिया गया है, लेकिन इससे क्या स्पष्ट होता है, किस तरह के लक्षण निकल करके आते हैं वो सुन लीजिए। पहला जो है वो है भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित कोई आपराधिक कार्य करना, यानी जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार, मारपीट, अपहरण आदि। दूसरा पॉइंट है भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित किसी कार्य को करने की धमकी देना, जैसे हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, मारपीट, आत्महत्या व शव को दाह क्रिया के लिए ले जाने से रोकना आदि की धमकी देना, या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना अर्थात अपने पास रख लेना, या किसी व्यक्ति की संपत्ति को अवैध रूप से रोके रखने की धमकी देना। और ये जो उपरोक्त कार्य हैं अथवा उत्पीड़न का उद्देश्य पक्षकार के अनुबंध पर सहमति प्राप्त करना होना चाहिए, अन्यथा यदि इन कार्यों का उद्देश्य दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करना न हो तब ये कार्य उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आएंगे। नेक्स्ट, उत्पीड़न के संबंध में यह महत्वहीन है कि जिस स्थान पर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया वहां भारतीय दंड विधान लागू होता है अथवा नहीं, अर्थात
उत्पीड़न का प्रयोग यदि ऐसे स्थान पर भी किया गया है जहाँ की भारतीय दंड विधान लागू नहीं होता है, तब भी उससे उत्पीड़न ही माना जाएगा। उत्पीड़न का प्रयोग अनुबंध में शामिल पक्षकार के विरुद्ध होने पर ही उत्पीड़न माना जाएगा। अनुबंध में पक्षकार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न मान्य नहीं होगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक या कानूनी कार्यवाही करने की धमकी देना अथवा उचित वैधानिक आधार पर संपत्ति को रोकना अथवा रोकने की धमकी देना उत्पीड़न नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक या कानूनी कार्यवाही करने की धमकी देना अथवा उचित वैधानिक आधार पर संपत्ति को रोकना। उचित वैधानिक आधार, इसमें ध्यान सुनने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है। उचित वैधानिक आधार पर संपत्ति को रोकना अथवा रोकने की धमकी देना उत्पीड़न नहीं है। देखिए, इसमें कुछ बातें सम्मिलित होती हैं, कुछ अपवाद भी हैं। वो अपवाद कौन कौन से हैं? जैसे गिरदावर द्वारा अपने द्वारा ऋण की वसूली तक गिरवी रखी संपत्ति को रोके रखना उत्पीड़न नहीं कहलाता है। किसी खोए हुए माल को पाने वाला उस संपत्ति को उस समय तक अपने पास रोके रख सकता है जब तक इसका स्वामी उसे उन उचित व्ययों की पूर्ति नहीं कर दे, तो उसने उस पाई हुई संपत्ति की सुरक्षा या हिफाजत के लिए हो, तब भी यह उत्पीड़न नहीं कहलाएगा। किसी अनुबंध में एक पक्षकार द्वारा कठोर शर्तें रख दिया जाना उत्पीड़न नहीं है। मजदूरों के द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल की धमकी भी उत्पीड़न नहीं है। पूर्ति एवं वितरण के सरकारी आदेश उत्पीड़न के अंतर्गत नहीं आते हैं। वैधानिक कार्यवाही की धमकी या नोटिस उत्पीड़न नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों को सिद्ध करने के लिए कई सारे केसेस भी हैं। केसेस के मैं नाम बता देती हूँ। रंगानायक कम्मा बनाम अलवर सेठी का एक केस है, और अमीराजू बनाम सिशम्मा का भी एक केस स्टडी दी गई है। उसके बाद तो कई सारे केसेस हुए हैं। तो सिद्ध करते हैं कि किसे उत्पीड़न कहा जाएगा और किसे उत्पीड़न नहीं कहा जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे उत्पीड़न के लक्षण, और उसके बाद में मैंने उत्पीड़न इस लक्षणों के आधार पर जो अपवाद थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए कि उत्पीड़न सिद्ध करने का भार किस पे होता है, कि किसी पक्षकार के साथ में उत्पीड़न हुआ है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा। उत्पीड़न सिद्ध करने का भार पीड़ित पक्षकार पर होगा। उसे ही यह सिद्ध करना होता है कि उस पर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया तथा उसकी सहमति उत्पीड़न द्वारा ली गई थी। ठीक है, तो यहाँ सहमति के संबंध में ही है कि किसी सहमति उत्पीड़न द्वारा ली गई है तो उसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। कुल मिलाकर के यही यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि उत्पीड़न के द्वारा ली गई सहमति स्वतंत्र सहमति की श्रेणी में नहीं आती है। अब देखिए, जब उत्पीड़न होता है तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ कोercion क्या होते हैं। उत्पीड़न, पहली चीज तो ठहराव का व्यर्थनीय हो जाना। वो ठहराव ही क्या हो जाएगा, जो उत्पीड़न से किया गया है या उत्पीड़न के प्रभाव से जोर जबरदस्ती से किया गया है वो क्या हो जाएगा, व्यर्थनीय होता है। क्योंकि जिसकी सहमति उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई हो, अर्थात पीड़ित पक्षकार यदि चाहे अर्थात जोर जबरदस्ती से सहमति प्राप्त की गई हो, तो पीड़ित पक्षकार यदि चाहे तो इसे व्यर्थ घोषित कर सकता है, और अन्यथा उत्पीड़न से प्रभावित ठहराव ऐसे पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। व्यर्थनीय ठहराव के बारे में हम पिछले लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं। प्रत्यास्थापना, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 72 के अनुसार यदि उत्पीड़न के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को कुछ वस्तु या धन दिया गया है तो उसे यह धन या रुपया वापस प्राप्त करने अर्थात प्रतिस्थापना करवाने का अधिकार होगा। इच्छा पर निष्पादन, उत्पीड़न के बावजूद भी यदि पीड़ित पक्षकार अनुबंध को अपने हित में समझता है तो वह अनुबंध का निष्पादन करा सकता है, एग्जीक्यूशन करा सकता है। तो ये तो हमारा
टॉपिक हुआ उत्पीड़न किसे कहते हैं, उत्पीड़न के वैध लक्षण कौन कौन से होते हैं, उसके अपवाद क्या होते हैं, और उत्पीड़न का सिद्ध करने का भार किसका रहेगा, और उस उत्पीड़न के या इफेक्ट ऑफ कोerशन क्या रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।